जमात जो कि हक की बात करती, करप्शन के खिलाफ आवाज उठाती और तब्दीली की लहर के तौर पर सामने आई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत में लाने में मीडिया का एक बड़ा अहम किरदार समझा जाता रहा। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इस बात को तस्लीम करते रहे कि मीडिया की उस टाइम की कवरेज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को हासिल थी, उसकी वजह से अवाम के अंदर इतनी पजीराई उनको हासिल हो गई कि वो इख्तदार की कुर्सी को पे बराजमान हो सके। लेकिन इख्तदार की कुर्सी जो है वो बड़े बड़ों को तब्दील कर देती है। पता नहीं इमरान खान साहब तब्दील हो गए या उनकी टीम का कसूर था कि मीडिया और हुकूमत के बीच में रंजिशें बढ़ने लगी, ये कुर्बतें दूरियों के अंदर तब्दील हुई और पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक बात करते हुए नजर नहीं आए। फवाद चौधरी सबसे पहले ये कलमदान संभाला, उन्होंने मीडिया के मामलात को देखा। उसके बाद फिर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के तौर पर फिरदौस आशिक अवान साहिबा सामने आई, जो कि दोनों ही फवाद चौधरी भी और फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी दोनों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेहरा नहीं समझा जाता रहा। लेकिन फिरदौस आशिक अवान साहिबा तो इलेक्टेड मेंबर भी नहीं थी, उनको एक स्पेशल असिस्टेंट के तौर पर सामने लेकर आया गया, जिसके ऊपर बहुत सारे सवालात ने जन्म लेना शुरू किया। उसके बाद फिर अभी हाल ही में फिरदौस आशिक अवान साहिबा को उनकी कुर्सी से, उनके कलमदान से फारिग कर दिया गया और नई टीम सामने आई जो कि शिबली फराज साहब और जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की शक्ल में सामने आई। शिबली फराज साहब एक प्योर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, एक ऐसी शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं जो कि असूल पसंद है और सही को सही और गलत को गलत ही कहते हैं, दिन को दिन और रात को रात ही कहते हैं। किसी को प्लीज करने के लिए या किसी को खुश करने के लिए या खुशामद के तौर पर कोई बात उल्टी नहीं कहते। इसके अलावा जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब पहले डीजी ISPR रह चुके हैं और ISPR जिस मकाम पर अभी मौजूद है उसके अंदर एक बहुत अहम किरदार जनरल आसिम सलीम बाजवा का समझा जाता है। क्या ये टीम, जिसको पावर टीम के तौर पर देखा जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मीडिया से करीब कर पाएगी या नहीं? और फिरदौस आशिक अवान साहिबा के हवाले से क्या क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ आज जो मौजूद हैं मेहमानान, उनका तारुफ करवाऊंगी। पहले सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इमरान याकूब साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया इमरान याकूब साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। राना मुबशर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर आप अपनी स्क्रीन्स पर देखते रहते होंगे। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। कामरान यूसुफ भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी इस्लामाबाद के मामलात को बखूबी जानते हैं, नॉन जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया कामरान, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले इमरान याकूब साहब की तरफ चलेंगे इस मौजू के हवाले से। इमरान याकूब साहब, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा को जब स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर लगाया गया था इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट का, तो खबरें ये गर्दिश कर रही थी कि ये तो टेम्पररी फिक्स हैं, इनको कुछ अरसे बाद हटा दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने इतना अरसा कुर्सी पे गुजार दिया कि सारे सोचने लग गए कि शायद ये परमानेंटली अब चलेंगी। लेकिन फिर जब सारे कंफर्टेबल हो गए तो अचानक से खबर ये आती है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा को साइड पे कर दिया गया। फिर अब करप्शन की बातें, इस तरह की चीज़ें के खुर्द-बुर्द भी की जा रही थी, ये बातें भी गर्दिश करने लगी। असल हकीकत क्या है इमरान याकूब साहब, सच्चाई क्या है इस तब्दीली के पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनिका, ये बात बिल्कुल अचानक नहीं हुई है। अगरचे ये फैसला जब हुआ तो बिल्कुल आनन फानन हो गया, लेकिन इसके पीछे बड़ी मूवमेंट है, पहले से ये चल रहा था इनके जाने का। उसकी वजह ये है कि मुबैना तौर पे फिरदौस आशिक अवान साहबा के हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बताया गया था कि शायद वो मुख्तलिफ तरह की करप्शन में इन्वॉल्व हैं और उन पर ये इल्ज़ाम आयद किए गए थे कि उन्होंने वजारत में अपनी करप्शन की है, ना सिर्फ वजारत में बल्कि PTV में भर्तियों के हवाले से मुख्तलिफ इस तरह की जो बातें थी। इस पर जो हमारे सराहे हैं उनके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पे तहकीकात का हुक्म दिया। फिर जब ये तहकीकात करवाई गई तो मुबैना तौर पे जो रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश की गई उसके मुताबिक एक तो इन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि एक कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी के हवाले से कोई ऐसी कंपनी है जिनको इनके दौर में ना सिर्फ ये कि
एलिजिबल किया गया, उनको अप्रूव किया गया, बल्कि फिर सरकारी जो इश्तहारात थे उस कंपनी को हिस्सा ज़्यादा मिलता रहा। उसके बाद दूसरा इन पर ये इल्ज़ाम मुबैना तौर पर लगाया गया कि जनाब ये जो है इसमें इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स और जो अमला था वजारत का, उनको ये हदायत जारी की गई इनकी तरफ से कि आपने जितना भी सरकारी इश्तहारात देने हैं अखबारात को या टीवी को या जो भी आपने ये सारा काम करना, उसमें हमारी कमीशन होनी चाहिए और 10% का जो मामला है वो होना चाहिए हमारा इसमें। उसके अलावा फिर तीसरी बात ये की गई कि पीटीवी में भर्तियों के हवाले से ये कहा जा रहा है मुबैना तौर पर कि इन्होंने ना सिर्फ ये कि उसमें गैर कानूनी तरीके से भर्तियां की, बल्कि फिर अपने इलाके के लोगों को, अपने हलके के लोगों को और अपने रिश्तेदारों को भी वहाँ पे भर्ती करवाया। और फिर ये कि टीवी के खर्चे पे मुलाजमीन भर्ती की है, जिनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि 10 से ज़ायद मुलाजिम ऐसे थे जो इनके घर पे काम करते थे लेकिन उनको सैलरीज पीटीवी से मिलती थी। फिर एक ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि इनके ज़ेर इस्तेमाल 5 गाड़ियाँ थी जो इन्होंने गैर कानूनी तौर पे, यानी वो उसके एलिजिबल नहीं थी, लेकिन इन्होंने अपनी वजारत से और मुख्तलिफ इदारों से वो मंगवाई हुई थी जो इनके ज़ेर इस्तेमाल थी। और ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके हवाले से सामने आई हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से आप जो भी बात करें, लेकिन एक बात बहरहाल हमें उनकी मानना पड़ती है कि वो ज़ाती तौर पे फाइनेंशियली करप्ट नहीं है। जब उनके सामने कोई ऐसी चीज़ आती है तो वो भी उस पर एक्शन भी अब उन्होंने लेना शुरू कर दिया। और अगर हम देखें पिछले को 2-3 हफ्ते तो हमें शायद 2013 के पहले वाले इलेक्शन से पहले वाले इमरान खान जो हैं 2018 के इलेक्शन से पहले वाले जो 2013 और 2018 के दरमियान थे, उनकी भी कुछ झलक नजर आती है। शायद अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि वज़ीर-ए-आज़म तो मैं बन गया हूं तो मैं इस पे कुछ कर भी लूं और बाकी करप्ट लोग जो हैं उनको सजा हो भी जाए। तो उस पर अमल करते हुए उन्होंने ना सिर्फ ये कि इनको फौरी तौर पे हटा दिया, बल्कि पीटीआई का एक मसला ये भी था कि वजारत इत्तलात और नशरियात जो है वो आपको पता है कि बड़ा ही अहम कलमदान होता है। और ये जब हुकूमत इमरान खान साहब की बनी 2018 के इलेक्शन के बाद, तो उसके बाद इन्होंने पहले फवाद चौधरी साहब को वजीर बनाया, जो आपको पता है पीटीआई के उस तरह से नजरियाती कारकुन नहीं थे। वो पहले पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे, मुशर्रफ साहब के साथ भी रहे और फिर इनके पास आए। इसी तरह फिरदौस आशिक अवान साहब अभी पीपल्स पार्टी में भी रही, काफ लीग में भी रही, फिर वो पीटीआई में आई। तो अब शिबली फराज साहब एक ऐसे आदमी हैं कि जो बुनियादी तौर पे नजरियाती तौर पे पीटीआई के साथ हैं। राइट इमरान याकूब साहब, और अब शिबली फराज साहब जो है वो प्योर पीटीआई का फेस, प्योर पीटीआई की आइडियोलॉजी को आगे लेकर चलने वाली शख्सियत है। राना साहब, फिरदौस आशिक अमान साहबा के बारे में ये नहीं कहा जा सकता, और उनके ज़माने में मीडिया और गवर्नमेंट के बीच में गैप भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इस गैप का जिम्मेदार क्या फिरदौस आशिक अमान साहबा को ठहराया जा सकता है? देखिए, मैं आपको एक बात समझाऊं। मीडिया को जैसे गुजारिश कर रहा हूँ ना, मीडिया को 2 साल से मीडिया को चलाने वाले 10 लोग थे। दे वर एटलीस्ट लाइक 8 to 10 पीपल एक हांडी पका रहे थे। ठीक है, मीडिया की हांडी कोई एक बंदा नहीं पका रहा था। ठीक है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उसमें से कोई सामने नजर आते थे 2 बंदे 4 बंदे जो मीडिया को चला रहे होते थे, पीछे बैठे हुए 4 और चला रहे होते थे। तो मीडिया को तो ऐसे चलाते रहे 2 साल जैसे पता नहीं क्या हो गया। और इतनी चेंजेस आई हैं, इतने लोग आए हैं कि यहाँ पे समझ नहीं आती थी। ठीक है, और ये भी नहीं पता चलता था कि मीडिया एक्चुअली चला कौन रहा है। ठीक है, सो वो भी नहीं समझ आती थी। फिरदौस आशिक अमान साहिबा, ठीक है, उनके प्लस पॉइंट भी थे, उनके माइनस पॉइंट भी थे। ठीक है, प्लस पॉइंट ये थे कि उनको वो बैठ जाए तो वो बैठी रहती थी, हुकूमत को सूट करता था कि वो डोमिनेट कर रही है शायद, लेकिन वो डोमिनेट नहीं कर रही थी, वो स्टेलमेट हो गया था। जितना अरसा बैठ के स्क्रीन पे बैठ के जितना अरसा वो बोलती रहती थी, वो एक स्टेलमेट हो गया था, मोनोलॉग हो गया था। वो मोनोलॉग खत्म हो जाएगा और अब आप देखेंगे कि वो थोड़ी सी चीजें जो है ना वो साइंटिफिकली चलना शुरू होंगी। बट मैं बार बार इस चीज पे जोर दे रहा हूँ कि लेट्स होप सो, वी आर कीपिंग अवर फिंगर्स क्रॉस्ड फ्रॉम दिस वन। दोनों बड़े अच्छे लोग हैं, शिबली भी बहुत अच्छे हैं, आसिम बाजवा भी बहुत अच्छे हैं, अपने साथ बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं। बट इस वक्त स्ट्रेटजी और इस वक्त जो जॉब की नेचर है दोनों के लिए मुख्तलिफ है। ठीक है, शिबली साहब के लिए सेनेट में डिफरेंट तरीका था काम करने का, यहाँ पे डिफरेंट होगा, यहाँ पे उन्हें थोड़ी सी हीट की फेस करनी पड़ेगी।
क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ेगा मीडिया का। आसिम बाजवा साहब उस वक्त वर्दी में थे, इस वक्त वर्दी में नहीं है, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि वो हो सकता है अगर वो उसी एक्सपीरियंस को लेके आसिम बाजवा साहब आगे चलेंगे तो वो ही कैन क्रिएट। राइट राना साहब। अच्छा कामरान, मैं आपकी तरफ आऊंगी। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के टेन्योर को आप कैसे गेज करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की बात है, लोग ज़ाहिर है उन पर एतराज़ कर रहे थे और करते भी रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपना किरदार तो बड़ा बाखूबी निभा रही थी। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जिस तरह की उनकी जो टेन्योर में पॉलिसी रही कि अपोजिशन को सही आड़े हाथों लेना है, ईंट का जवाब पत्थर से देना है, और अगर इस दौरान अखलाकियात को एक तरफ रख भी दिया जाए तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, ये वो तमाम जो पॉलिसीज़ थी, ये जो नज़रिया था या ये जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, इसको तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान या तहरीक इंसाफ के लोग बड़े पसंद करते हैं। तो उस लिहाज से तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि उनको उनके ओहदे से क्यों हटाया गया। ज़ाहिर है अब बहुत सी बातें आ रही हैं, बहुत से लोग बातें कर रहे हैं। करप्शन के इल्जामात भी लग रहे हैं, उनकी कुछ करप्शन की चीज़ें सामने आई, इसलिए उनको साइड पे करने की बातें आ रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एग्जैक्टली ये जो अभी आप कह रहे हैं ना कि जैसे ही वो लोग जो पहले डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा की तारीफ़ें किया करते थे, और मतलब माज़रत के साथ बहुत से लोग मीडिया में भी थे क्योंकि ज़ाहिर है उनके पास वजारत इत्तलात का कलमदान था, तो शायद आपकी मजबूरियाँ भी होती हैं। जैसे ही उनको उनके ओहदे से हटाया गया तो हर तरह की खबरें आना शुरू हो गई कि जी वो करप्शन कर रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था। मतलब मुझे तो कम अज़ कम मैंने इस पर जो भी गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं देखी, लेकिन अमूमन हमारे यहाँ होता यही है कि जब कोई शख्स चला जाता है तो उसके बाद हमें उसकी बुराइयां नजर आती हैं, जब वो मौजूद रहता है तो शायद हम इस तरह की बातें नहीं करते। हालांकि जब इनको लगाया गया था तो बज़ाहिर मुझे इस पे बहुत ज़्यादा एतराज़ था, क्योंकि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान तहरीक इंसाफ का चेहरा तो नहीं थी, वो मुशर्रफ गवर्नमेंट में भी रही, वो पीपल्स पार्टी में भी रही, और फिर उसके बाद वो तहरीक इंसाफ में आ गई। और बहुत से लोगों का ख्याल था कि क्या इमरान खान साहब को कोई इनसे बेहतर तर्जुमान नहीं मिला था। तो इस हवाले से तो एक लिहाज से तो वो पहले जो उन्होंने गलती की उसकी इस्लाह ज़रूर कर दी है, लेकिन दूसरी जो बात कि वो जो भी पॉलिसी उनकी थी, लोग शायद उन पर एतराज़ भी कर रहे थे कि जिस तरह का वो बयानात देती थी बतौर वज़ीर, उनको ये शायद ठीक नहीं था उस लिहाज से। लेकिन मेरे ख्याल में वो हुकूमत की खुद पॉलिसी थी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। अब रही बात की जो इमरान याकूब साहब, फिरदौस आशिक अवान साहिबा तो जब हमसे मिलती थी, मीडिया वालों से मिलती थी, तो कहा करती थी कि देखिए जी, आपकी सबसे बड़ी एडवोकेट हुकूमत के सामने मैं खुद हूं, मैं आप लोगों का केस हुकूमत के सामने लड़ रही हूं। चाहे वो मीडिया के ड्यूज के बारे में बात होती थी या मीडिया को हुकूमत से जो तनाव पैदा हो रहा था उसके हवाले से बात होती थी। क्या वाकई में फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो है वो मीडिया की एडवोकेट थी या फिर ये सिर्फ ज़बानी कलामी बातें थी? देखिए, बात ये है कि मैं अगर यहाँ बैठा आपके सामने ये कह दूं कि जी जनाब मैं तो आपका बड़ा एडमायर हूँ या मुझे आपका बड़ा ख्याल है, या आप मुझे ये कह दें कि जी मैं तो हर वक्त ये कोशिश करती हूँ कि आपको यानी आपसे बात जर्नलिस्टों को मसला ना हो, तो सिर्फ कह देने से तो मामला हल नहीं होते, सिर्फ कह देने से इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते। वो शायद मीडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर रखने के लिए, मीडिया के साथ अपनी PR बेहतर रखने के लिए ये बातें करती हो, लेकिन अलविया तो ये है कि मुझे ये बता दें कि उनके दौर में किसी एक इदारे का नाम लेके मुझे बता दें कि जिस इदारे के मिसाइल जो कारकुनों के साथ चल रहे हैं उसको हल करने के लिए उन्होंने अमली तौर पर कुछ किया हो, सहाफ़ियों की बहबूद के लिए उन्होंने अमली तौर पर कोई कदम उठाया हो। मुंह से कह देना, बातें कर देना, ये तो सबसे आसान काम होता है, लेकिन असल तो आपने ये देखना होता है कि अमलन भी आपने कुछ वाकई किया है या नहीं किया। ट्रू। अच्छा इमरान याकूब साहब, एट द एंड शिबली फराज साहब की तकर्रुरी को आप कैसे देखते हैं? मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि शिबली फराज साहब जो हैं उनका दोहरा इम्तहान है। अब आप ये पूछेंगे कि दोहरा इम्तहान कैसे है, वो मिनिस्टर बन गए, सबका इम्तहान जैसे होता है उनका भी है, लेकिन उनका दोहरा इम्तहान इसलिए कि शिबली फराज साहब एक बड़े बाप के बेटे हैं। अहमद फराज साहब जो हैं उनको पाकिस्तान में आपको पता ही उनका क्या मुकाम है, एक बड़े उनके वालिद ना सिर्फ ये कि मारूफ शायर थे बल्कि नजरियाती तौर पे भी उनका बड़ा क्लियर एक विजन था। अब अहमद फराज साहब के बेटा होने के नाते से शिबली फराज की शख्सियत में आपने वो विजन भी देखना है, और फिर ये कि वो उनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है, जो लोग उन्हें जानते हैं वो उन्हें पता है कि वो 2 × 2 = 4 के आदमी हैं।
वो पॉजिटिव इंसान है और वो सीधा रह के काम करने वाले हैं। अब क्या वजारत इत्तलात और नशरियात में वो उसी तरह सीधी पटरी पे चल सकेंगे? राइट इमरान याकूब साहब। अच्छा राना साहब, मुझे ये बताइएगा, फिरदौस आशिक अवान साहिबा के होते हुए मीडिया में और पीटीआई में, जो कि किसी जमाने में मीडिया की बहुत ही चहीती हुआ करती थी जमात के तौर पर, बहुत गैप बढ़ गया। ये गैप बढ़ने में फिरदौस आशिक अवान साहिबा का कितना किरदार है? बिकॉज इनके टेन्योर के अंदर ये गैप ज्यादा बढ़ा। देखिए, जो भी अब एक बंदा चला गया है उसको क्या कहा जा सकता है, हर बंदे की अपना वे ऑफ वर्किंग होता है। जैसे अभी नई जो टीम आई है उसको अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में दोनों बड़ी अच्छी चॉइसेस है। जनरल बाजवा की भी बड़ी अच्छी चॉइस है। उन्होंने अपना जो उनको टास्क दिया गया था DPR जब वो थे पहले, तो उसमें उन्होंने परफॉर्म किया था, उन्होंने डिलीवर किया था। और शिबली साहब जो है, अगर उनको देखा जाए सेनेट के अंदर, तो उन्होंने भी जिस तरीके से परफॉर्म किया है उसमें भी मेरे ख्याल में कोई उंगलियां नहीं उठ सकती किसी भी स्टेज पे, किसी भी जगह पे। सो दोनों चॉइसेस आर वेरी गुड चॉइसेस। जनरल आसिम बाजवा की बड़ी अच्छी चॉइस है और शिबली साहब की भी बड़ी अच्छी चॉइस है। बट द पॉइंट इज अभी टास्किंग डिफरेंट है। जैसे बाजवा साहब की, जैसे आसिम बाजवा साहब की जो उस वक्त टास्क था, दैट वाज डिफरेंट व्हेन ही वाज DG ISPR। और अभी जो टास्क है दैट विल बी वेरी ट्रिकी। उस वक्त तो राहिद शरीफ साहब को और फौज को बहुत पैटर्नाइज किया गया और आसिम बाजवा साहब ने इस तरीके से रिसेप्शन बहुत अच्छा कर दिया, फौज का भी और राहिद शरीफ साहब का। अभी मेरे ख्याल में उनकी टास्किंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी, थोड़ा सा टफ टाइम होगा, लेकिन मेरे ख्याल में ही कैन मीट द चैलेंजेस। क्या राना साहब ये टास्किंग इसलिए मुश्किल होगी कि वो एक सियासी मनसब पर हैं अब, और उस टाइम पे एक ऑफिशियल पोस्ट थी जो कि फौज से मुंसलिक थी? मेरा नहीं ख्याल। देखिए, थोड़े बहुत फर्क ये है कि उस वक्त तो चले ही वाज इन द यूनिफॉर्म, अगर आप ये पूछ रही है, उस वक्त वो यूनिफॉर्म में थे, अभी वो यूनिफॉर्म में नहीं है। बट देन अगेन जो एक्सपीरियंस वो साथ लेके आ रहे हैं आसिम बाजवा, दैट इज टू गुड जी। जो आसिम बाजवा का एक्सपीरियंस है, देखिए DG ISPR ठीक है, वर्दी में DG ISPR रहे, बिल्कुल ठीक है। सदर्न कमांड की वो भी ठीक है, वो भी सदर्न कमांड इज नॉट कोई ऐसे हर एक को मिलती भी नहीं है सदर्न कमांड करना, वो भी उन्होंने कमांड की हुई है। सो उनको ही नोज इनसाइड आउटसाइड। और पॉलिटिकल डायमेंशन अगर आप बात करें तो इस वक्त पॉलिटिकल उनको कोई स्लॉट मिला है या पॉलिटिकल ऑफिस मिला है, तो नहीं, इनको कोई पॉलिटिकल ऑफिस नहीं है। आप स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर को राना साहब एज अ पॉलिटिकल ऑफिस नहीं देखते? कुछ थोड़ी देर पहले अभी जनरल अमजद शोएब साहब कह रहे थे कि ये पॉलिटिकल ऑफिस है और ये मुश्किल ओहदा होगा संभालने के लिए। देखिए, मैं उसको पॉलिटिकल ऑफिस इसलिए नहीं कह रहा, उसके रीजंस हैं। देखिए, आप पूरी नजर दौड़ा लें पूरी कैबिनेट में, ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कि उसमें कौन से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मीडिया, देखिए ना, मीडिया शुरू से एक इशू रहा है, मीडिया की वजह से ये हुकूमत आई है, इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है। बिल्कुल। लेकिन मीडिया 2 साल से मीडिया को रगड़ा ही लगता रहा है, ठीक है। मीडिया को कोई मतलब उसका कोई यारों मददगार ही रहा मीडिया, ठीक है। और लेट मी पुट इट दिस वे कि मीडिया को कोई सीधी तरह किसी ने तन नहीं डाली। लेकिन अभी जो मुझे समझ आती है, आई डोंट नो कल क्या होता है, मैं रिपीट करूंगा इस बात को कि मुझे नहीं पता कल क्या होता है, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त जो ये जो बनाया गया है मीडिया को लुक आफ्टर करने के लिए, ये 2 बंदे जो लाए गए हैं, वो अगर पहले 2 साल पहले लेके आए जाते तो आज सिचुएशन बहुत बेहतर होती, हुकूमत के लिए भी और मीडिया वालों के लिए भी। राइट। लेकिन अभी मैंने जैसे पहले आपसे गुजारिश की कि मुझे नहीं पता कि अब क्या इनकी स्ट्रेटजी होगी। अगर इनकी स्ट्रेटजी वही होगी जो 2 साल से चलती आ रही है तो देन इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, नोइंग आसिम बाजवा और नोइंग शिबली, मेरे ख्याल में सिचुएशन डिफरेंट होगी और मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए भी बेहतर होगा और मीडिया के लिए भी बेहतर होगा। बट लेट्स सी, वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस। चलें कामरान, आपकी तरफ भी मैं ये सवाल लेकर आऊंगी, ये जो तब्दीली है इसको आप कैसे देखते हैं? शिबली फराज साहब, जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब की टीम, इस टीम को आप कैसे देखते हैं और एक्सपेक्टेशंस क्या रखते हैं? तब्दीली मेरे हिसाब से ऑन द फेस ऑफ इट बहुत बेहतर है, क्योंकि अगर आप शिबली फराज को देखें और फिरदौस आशिक अवान को देखें तो उनके दरमियान तो
कंपैरिजन बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि शिबली फराज मंजे हुए हैं, बज़ाहिर शाइस्तगी के साथ बात करते हैं, तो इससे कम से कम ऑपोजिशन को भी एक मुस्बत मैसेज जाएगा कि उस तरह की जो तुंदो तेज़ जुमलों का तबादला होता था ऑपोजिशन के साथ, शायद अब आपको वजारत इत्तलात में उस तरह की तेज़ी देखने में ना आए। जो सरप्राइज चॉइस है वो ऑफ कोर्स जनरल आसिम सलीम बाजवा की है। वो कोई नया नाम नहीं है, DG ISPR रहे हैं, सारे लोग जानते हैं, आप भी जानती हैं कि ISPR आज जिस जगह पे खड़ा है उसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट आसिम सलीम बाजवा को जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बतौर मुशीर के, क्योंकि DG ISPR होना और बतौर एक मुशीर होना इत्तलात का बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्ज़ है, क्या वो उसी तरह का किरदार अदा कर पाएंगे? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का या हुकूमत का शायद ये ख्याल है, क्योंकि माजी में उनके जो मालकान हैं TV चैनल्स के, सहाफ़ी हैं, उनके साथ ताल्लुकात रहे हैं, तो शायद वो मीडिया मैनेजमेंट में बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ज्यूरी स्टिल आउट, देखना होगा कि वो वाकई जिस तरह से उन्होंने राहील शरीफ को एक हीरो बना के पेश किया, क्या इमरान खान को भी उसी तरह से एज अ सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर उसको प्रोजेक्ट कर पाएंगे? मेरे ख्याल में ज्वाइन किया। राना मुबशिर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और इमरान याकूब साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द शो। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेहरा नहीं था, बहुत अरसे तक उन्होंने इंफॉर्मेशन का कलमदान संभाले रखा, अब असल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेहरा सामने आ चुका है, जो कि शिबली फराज साहब की सूरत के अंदर है। एक बहुत ही शाइस्ता गुफ्तगू करने वाली शख्सियत है और बड़े जेन्युइन शख्सियत के तौर पर उनको जाना जाता है। मेरा अपना जो भी उनसे इंटरेक्शन हुआ उसके अंदर मैंने उनको बड़ा रीजनेबल शख्सियत के तौर पर पाया। देखना यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मीडिया से दूरियां हो चुकी हैं, उन दूरियों को कुर्बत के अंदर बदल सकेगी ये टीम, ये पावर टीम जिसको कहा जा रहा है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कोरोना वायरस के हवाले से बात करेंगे कि कोरोना वायरस में फैलाव और बचाव क्या होना चाहिए। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले तब्दीली सरकार में जो तब्दीली आई है उसके हवाले से बात कर रहे थे और बड़ी शायद निशाने पे लगेगी ये वाली तब्दीली। लेकिन अभी कोरोना वायरस के हवाले से बात करेंगे। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त 31.5 लाख लोग मुतासिर हो चुके हैं और तकरीबन 2.25 लाख अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं इस कोरोना वायरस की वजह से। हम लोग शायद एहतियाती तदाबीर को बड़ा लाइटली ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी हालात कुछ बेहतर नहीं है। और ये याद रखिए कि अगर टेस्टिंग बढ़ जाए तो ये हालात हमें और भी ज़्यादा अबतरी की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल पाकिस्तान में तकरीबन 15,300 के करीब केसेस हैं जो कि कोरोना वायरस के हैं और अमवात की तादाद 325 से बढ़कर तेजी से 350 की तरफ जा रही है। और ऐसे में पिछले 24 घंटे के अंदर 400 से जायद केसेस सामने आए हैं और तकरीबन आधा दर्जन से जायद जो है अमवात वाक़या हो चुकी हैं। इस सूरत हाल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बहुत मसले मसाइल सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ मेडिकल फ्रेटर्निटी इस हवाले से क्या कहती है, इस बारे में भी जानेंगे। मुख्तलिफ आ रहा है डॉक्टर्स के अंदर भी, क्योंकि ये वायरस बहुत नया है, इसीलिए इसके बारे में कोई बात हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती। सब बातें एक्सपेरिमेंटेशन की बेसिस के ऊपर ही कही जा रही है। जो मेहमानान मेरे साथ इस सेगमेंट में मौजूद है मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। डॉक्टर सताइश शहरियार मौजूद है हमारे साथ, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। पहले अभी कुछ अर्से पहले तक ADC रावलपिंडी थी। इनसे बात करेंगे। डॉक्टर सताइश, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द शो, प्लेजर हैविंग यू। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर जमाल नासिर साहब मौजूद हैं, जो कि पैथोलॉजिस्ट हैं और चेयरमैन हैं पाकिस्तान ग्रीन टास्क फोर्स के भी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया इन द शो। सताइश, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। एक तो चैलेंज ये एडमिनिस्ट्रेशन के सामने था कि चलिए लॉकडाउन लगा हुआ है, लोगों को सीधा सीधा बंद करना है कि आप घर पे रहिए और बाहर मत निकलिए। लेकिन अब जैसे जैसे लॉकडाउन ईज हो रहा है, स्मार्ट कह लीजिए, सॉफ्ट कह लीजिए, जो भी नाम दे दीजिए, ऐसे में लोगों की बाहर आमदो रफ्त बहुत तेजी से बढ़ गई है और लोगों को बिठाना भी घर पे मुश्किल हो गया, इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं गवर्नमेंट ने कहा है आप कौन होते हैं हमें बिठाने वाले। फिर एडमिनिस्ट्रेशन इस चैलेंज से कैसे निबर्दाजमा होती है? बेसिकली
अब हम लोगों का जो मेन एम्फोसिस रह गया है वो ये है कि जहाँ पे कॉन्ग्रीगेशन होती है लोगों की, वहाँ पे हम प्रिवेंट करें। अगर आप वैसे भी जाके देखें, आउटसाइड डिपार्टमेंटल स्टोर्स देख लें, या जहाँ पे भी आपके अभी जो शॉप्स अलाउड हैं टू बी ओपन, वहाँ पे भी नॉट एवरीबडी इज बीइंग अलाउड इन। वो क्यू बना के सोशल डिस्टेंसिंग करके कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यू मस्ट हैव सीन पिक्चर्स ऑफ दोज सर्कल्स दैट आर ड्रॉन आउटसाइड बैंक्स, वहाँ पे भी है। अब what the maximum that we can manage right now is to emphasize on social distancing, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर है। आपकी जो मसाजिद हैं, ऑल्दो हमें मतलब इजाज़त दी गई है, लेकिन वहाँ पे भी ये है कि अगर आप मतलब एवरी नाइट आपका सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है अलॉन्ग विद पुलिस वो देख रहा होता है कि जी वहाँ पे रश ना हो, जो आपका 6 मीटर्स का डिस्टेंस है वो ऑब्जर्व हो रहा है। सो अब जो हमारा एम्फेसिस रह गया है या जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि लोगों के हजूम इकट्ठे ना हो। अच्छा, ये लोगों के हजूम इकट्ठे ना होना, लोगों को ये बताना कि आप 6 फुट दूर रहें, ये तो बड़ा मुश्किल काम है ना, क्योंकि लोग बोलेंगे कि हम तो अपने बेसिस के ऊपर या हम अपने रिस्क के ऊपर ये काम कर रहे हैं, हमें बात करने से आप रोक तो नहीं सकते, ये तो हमारे बेसिक राइट्स हैं। बेसिक राइट्स की फिर बात आ जाती है। ऐसे लोगों को समझाना मकसद है आप लोगों का, या इसके अलावा कोई पनिशमेंट का तरीकाकार भी है? देखिए, बेसिकली उनको इस वक्त पता तो है कि द गवर्नमेंट हैज़ द पावर, ठीक है, उनके पास अथॉरिटी है, साथ में आपकी पुलिस भी होती है, साथ में आपका नेचुरली लोग कोऑपरेट भी करें। फॉर एग्जांपल मसाजिद के अंदर आपके जो हमारे क्लेरिक्स हैं वो इस बात को समझ रहे हैं, दे हैव उन्होंने मतलब गवर्नमेंट के साथ ये एग्रीमेंट की है कि ये फॉलो थ्रू करेंगे। राइट। जो आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, अक्सर आप देखें सैनिटाइजर हैं बाहर, ठीक है, वो आपके बोल्स लग गए हुए हैं। वो ऑल्दो आई एम स्टिल कंट्रोवर्शियल है वो जो आपका सैनिटाइजर डोर है, लेकिन वो लग गए हैं। सो ये नहीं है, पीपल कोऑपरेट कर रहे हैं लोग, आज सच उस तरह से नहीं है। ऑब्वियसली अगर नहीं करेंगे, सेक्शन 144 हमेशा हर डीसी के पास है। देयर आर अदर थिंग्स और फिर आगे उसके तहत पाकिस्तान पीनल कोड 188। डॉक्टर जमाल, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। कोरोना वायरस पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है दिस पॉइंट इन टाइम, और रेट बड़ा तेज हो गया है। इसका R0 फैक्टर डॉक्टर साहब हमें कब पता चलेगा? बिकॉज इन्फ्लुएंजा के बारे में हमें पता है कि उसका R0 फैक्टर क्या है, बाकी तमाम बीमारियों के बारे में पता है, हमें ये नहीं पता चल सकता कि एक शख्स कोरोना वायरस का कितने लोगों को अफेक्ट करेगा या इन्फेक्ट करेगा। डू यू थिंक कि इसके बारे में पाकिस्तान के डॉक्टर्स या पाकिस्तान के रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट कुछ पेशरफ्त कर सकते हैं? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया क्योंकि हमें अब जो है ना स्टडी की तरफ और रिसर्च की तरफ आना चाहिए, क्योंकि देखें जो हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन आपने इतनी अच्छा पॉइंट किया है कि हमें अब ये सोचना है कि ये जो कुछ हो रहा है क्यों हो रहा है, किस तरह हो रहा है, किस तरह फैल रहा है। मिसाल के तौर पे न्यूयॉर्क जहाँ इस वक्त सबसे ज़्यादा डेथ रेट चल रही है, वहाँ एक डॉक्टर स्कॉट हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हेड हैं, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च की। उन्होंने ये किया कि जो एंटीबॉडी टेस्ट है, ये ज़्यादा मुख्तलिफ टेस्ट है जो हम जिस पे ज़्यादा जोर इसी काम पे लगेंगे, PCR। उन्होंने ये किया कि एंटीबॉडी टेस्ट की क्वालिटी ये है कि एक तो आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को बताता है, नंबर 1। दूसरी उनका फ़ायदा ये है कि आप एक सिंगल ड्रॉप ब्लड लेते हैं और खड़े होकर वहीं बंदे को बता देते हैं तुझे कोरोना की इम्यूनिटी हो चुकी है या यू सस्पेक्टेड है फॉर कोरोना। उन्होंने ये किया कि 1 लाख बंदों को इकट्ठा किया और ये रिसर्च छपी अभी 3-4 दिन पहले, और उनमें वो लोग भी थे जैसे मैं और आप, ये और ये, मतलब ज़रूरी कि जिनको इन्फेक्शन हुई थी उनको उन्होंने चेक किया। उन्होंने रैंडमली एक स्टैटिस्टिक निकाला तो पता चला जो मॉर्टेलिटी रेट जो अमेरिका में 7 से 8% है, यानी कि हर 100 में से जो 8 बंदे मर रहे हैं, दैट हैज़ कम टू 0.1 to 0.2%। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब मैं भी यही जोर दे रहा हूँ अपने मुल्क में कि हमें अब एक स्टडी एंटीबॉडी की करनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारी हुकूमत पाकिस्तान एंटीबॉडी टेस्ट की इजाज़त नहीं दे रही, जबकि अमेरिका, बरतानिया और आपके जर्मनी में इसकी इजाजत और इस पे ट्रायल हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको क्या वजह लगती है क्यों हुकूमत इजाजत नहीं ले रही? कोई इसके पीछे अल्टीरियर मोटिव्स हैं, कोई मसला है? नहीं, मोटिव नहीं है, शायद वो अभी उस चीज़ को मेरा ख्याल समझ नहीं पा रहे। इंटरेस्टिंग। उसकी वजह है कि इनसे बहुत एक गलत लेटर निकल गया शुरू के दिनों में, और अभी भी जिस पे अमल कर रहे हैं। हालांकि एक एंटीबॉडी टेस्ट को दुनिया मान रही है और इवन कुछ कंपनियां FDA ने अप्रूव कर दी हैं। FDA जो आती है वो अमेरिका की एक ऐसी अथेंटिक है कि जब वो किसी को सर्टिफिकेट दे देती है तो सारे मुल्क पाबंद होते हैं कि उसकी किटों को इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ड्रग अथॉरिटी, मेरा ख्याल है इस पे काम हुकूमत अब कर रही होगी, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि अभी मैं अताउर रहमान को भी सुन रहा था, वो भी एंटीबॉडी पे जोर दे रहे थे। रिसोर्स की बात करें डॉक्टर साहब, तो फिर हमारे यहाँ मेडिकल रिसोर्सेज, हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा कम है इन कंपैरिजन टू द कंट्रीज जो कि अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इटली को देख लीजिए, स्पेन को देख लीजिए, फ्रांस को देख लीजिए, UK को देख लीजिए, हालात बड़े बुरे हैं उधर। हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र ये है कि अभी तक उतने केसेस नहीं आए
या पता नहीं हमने टेस्ट उतने नहीं कराए, लेकिन अमवात की शरह उन ममालिक के कंपैरिजन में बहुत कम है। इसको इसी तरह मेंटेन करना या इससे बेहतरी की तरफ लेकर आना कैसे पॉसिबल हो? देखिए, ये फिर बहुत अच्छा सवाल किया, मुझे खुशी हो रही है, आप सवाल बड़े अच्छे कर रही हैं। देखिए ना, आपने अमवात की बात की, इसमें कोई शक नहीं कि अगर हमारे आज 15,000 हैं, बेसिकली ये 15,000 नहीं है। अगर मैं अमेरिका वाली स्टडी से कंपेयर करूँ तो हो सकता है इस वक्त हमारे 30,000 लोगों को ऑलरेडी हो चुका है। क्योंकि इस वायरस की एक क्वालिटी और है कि ये जो यंग बंदों को अटैक कर रहा है ना, एडल्ट हो गए, यंग हो गए, 20-25 के दरमियान को, उनमें बहुत सारों को होता है कि पता ही नहीं चलता कि कोरोना उनमें चला गया और हो गए एसिम्प्टोमेटिक, घर भी चले गए वो। तो ये स्टडी अमेरिका में वही हुई थी। नंबर 2, अमवात की भी अल्लाह का शुक्र है हमारे मुल्क में बहुत कमी है, और उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि वायरस जो है उसके बारे में सुना है कि ये म्यूटेट कर गया है। उस दिन ट्रंप ने वहाँ बिल्कुल होमलैंड सिक्योरिटी के साथ खड़े होकर अपने डॉक्टरों के साथ कहा टेम्परेचर इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल। पाकिस्तान में मलेरिया बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसका भी स्टडी हो रही है कि मलेरिया जिन लोगों को हो चुका है उनमें कोरोना की इम्यूनिटी पैदा होती है। इवन एक और स्टडी हो रही है BSCG यानी TB की जो वैक्सीन जिन लोगों में, वो तमाम ममालिक देखें आप, जापान, कोरिया, सिंगापुर, यहाँ BCG वैक्सीनेशन होती है, उनमें भी इम्यूनिटी, इनकी मॉर्टेलिटी रेट 1% कम है। पाकिस्तान में भी मॉर्टेलिटी रेट अगर आप सिर्फ KP को निकालें, KP में थोड़ी सी ज़्यादा है, मे बी ड्यू टू अफगानिस्तान के बॉर्डर के, क्योंकि मूवमेंट बहुत है। अदरवाइज अगर आप निकालें तो ये 1.6% बन रही है पाकिस्तान की। लेकिन अगर आप ये एंटीबॉडी स्टडी कर लें तो ये भी 0.1-0.2% पे आ जाएगी मॉर्टेलिटी रेट। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम इग्नोर करें, आप कब्रिस्तानों का डाटा निकलवाएं। आप यकीन कीजिए कि अगर पहले 100 लोग किसी कब्रिस्तान में फौत हो गए, नॉर्मली हो रहे थे, आजकल 70 या 80 फौत हो रहे हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास टेस्टिंग का मसला है, हम मान लेते हैं हमारे मुल्क में मौत बहुत हो रही है, तो कहाँ दफन हो रहे हैं वो? नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब, इसके ऊपर तो मेरी फैसल ईदी साहब से गुफ्तगू हुई थी और वो कह रहे थे कि पिछले साल के अप्रैल के कंपैरिजन में इस साल के अप्रैल में तकरीबन 70% अमवात का इजाफा हुआ है। लेकिन ऐसे वायरस में जिसके अंदर अभी रिसर्च ऑन गोइंग है और चीजें बड़ी तेजी से तब्दील हो रही हैं, उसके अंदर ये रिस्क हमें लेना चाहिए? आप सजेस्ट करते हैं बीइंग अ डॉक्टर कि हम लोगों को हर्ड इम्यूनिटी वाला रेस्ट लेना बिल्कुल चाहिए? आप देखें ना, एक मिनट, स्वीडन ने लिया, ठीक है, कल न्यूजीलैंड की मैडम ने आके जो है खातून प्राइम मिनिस्टर ने उसने इनकार कर दिया। उसकी वजह यह है कि हर्ड इम्यूनिटी जो है हमारे ऑलरेडी लोगों के अंदर बहुत इम्यूनिटी है। ठीक है, गंदा पानी पीते हैं, गंदी खुराकें खाते हैं, गंदी दवाइयाँ लेते हैं, जाली चीजें लेते हैं। गड़बड़ थी डॉक्टर साहब, लेकिन आज फायदा दे गई है। लेकिन थैंक यू सो मच डॉक्टर जमाल नासिर साहब। वक्त खत्म हो गया है, शो को यहीं खत्म करना पड़ेगा। डॉक्टर सताइश शहरियार साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन मुख्तलिफ आरा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। रिसर्च इस कोरोना वायरस पर हो रही है। पूरी दुनिया के अंदर अभी कोई भी हतमी तौर पर कोरोना वायरस कोविड-19 के हवाले से कुछ कह नहीं सकता। इसलिए बेहतर यह है कि एहतियाती तदाबीर को पल्ले से बांध लीजिए, हाथ धोइए रेगुलरली, मास्क पहन कर रखिए, इसके अलावा एक दूसरे से 6 फुट का फासला रखिए और कोशिश ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा घर पर वक्त गुजारिए। सिर्फ ज़रूरत के वक्त पर बाहर निकले, और वो भी कोशिश ये करें कि एक फ़र्द जिसका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें इस जो मुश्किल घड़ी है इससे जल्द अज जल्द निकाले, और एक बार फिर हम पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो रौनकें हैं वो देख सकें। अल्लाह ताला हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक भी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।